ठीक है। तो आज का जो हमारे मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट नंबर 17 है। तो इसको एक एक करके समझते हैं, इसके क्वेश्चंस को। बस ध्यान देना आप। देखो, किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हो ना बेटा जी, तो उस क्वेश्चन को करते वक्त ये देखो कि इसका आंसर क्या बना, ये तो देखो, पर इसका आंसर ये क्यों बना, हमें ये भी सोचना चाहिए। चलो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज की पहली बात आपको समझाऊंगा, अपने साथ साथ इन वर्ड्स के मीनिंग को भी लिखते रहना। और जो बच्चे नहीं आ पाए बेटा आज, तो उसका पीडीएफ में डलवा दूंगा। इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड करना और उसके नोट्स बना लेना। जैसे आज का पहला वर्ड देखिए, मैं सिनोनिम से शुरू करता हूँ आज के मॉक टेस्ट को। आज का पहला वर्ड जो हमारे पास था वो इंडिजीनियस था बेटा। अब इंडिजीनियस और इंडिजेंट दोनों अलग अलग शब्द हैं। आप इन दोनों वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखो। एक इंडिजीनियस वर्ड है मेरे पास, तो एक इंडिजेंट है। अगर मैं इंडिजेंट कहता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गरीब किसी व्यक्ति को कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पैसे ना हो, वेरी पुअर। एक वर्ड बोला जाता है वेरी पुअर या पेनीलेस, ब्रॉक। बहुत सारे वर्ड हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीब। आप सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो इंडिजेंट का मतलब तो पुअर होता है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ द स्टेट ऑफ द आर्ट, ये बहुत प्यारा वर्ड है बेटा। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है मॉडर्न। ये हाल ही के एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब बताओ, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट में डाला। भाई सिनोनिम नहीं है तो पर अलग से पता तो चले आपको। तो स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब जिसमें सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी और नवीनतम टेक्नोलॉजी लगी है, सबसे नया, लेटेस्ट जिसको आप बोलते हो। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस देखो मैं कैसे बोलता हूँ। आई के बाद मैं कहता हूँ हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर। अब सोच के देखो इस सेंटेंस के मीनिंग को। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आई हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का है। सबसे नई टेक्नोलॉजी जिसमें लगी है उसे आप इंग्लिश में स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं। हर शब्द अगर बारीकी से समझा गया है तो मैं ये मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ मैं, कि फिर वो चीज़ आपको आगे बहुत तरक्की देगी, वो जीवन भर आपके काम आएगा। तो आप कितनी बार ऐसा बोलते थे कि कोई चीज़ नहीं है तो मॉडर्न बोलते हैं। मैं कहता हूँ उसी को आप दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ द आर्ट। एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था, मुझे आज भी याद है, एनडीए के पेपर में, और उसमें पूछा था कि एक ऐसी चीज़ जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, तो बताओ उसके लिए कौन सा शब्द लेके आएंगे। तो नीचे 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन देखा था स्टेट ऑफ द आर्ट। सभी एग्जाम्स पे नज़र रखनी चाहिए। आप ये सोचते हो कि मेरा तो ये एग्ज़ाम है ही नहीं, पर नहीं, देखो उसमें इंग्लिश तो थी ना, मैथमेटिक्स तो था ना, तो हर चीज़ पढ़ के देखनी चाहिए अगर सच में आप सीखना चाहते हैं। आगे देखिए, नेटिव होता है कहीं से जुड़ा। जैसे आप ध्यान से देखें तो हम इंडिया के नेटिव हैं, हम यहाँ के ही हैं। जहाँ से कोई व्यक्ति है अगर वो वहीं से जुड़ा हुआ है तो वहाँ का नेटिव है। जैसे हिंदी इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज। हिंदी हमारी नेटिव यानी मातृभाषा है, जहाँ के हम हैं वहाँ की ही वो लैंग्वेज है। तो नेटिव का मतलब बेटा जहाँ से हम, वहाँ से जुड़ा हुआ, दैट्स कॉल्ड नेटिव। ऑफेंडेड, ऑफेंड का मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं हम जब, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका पालन ना किया गया हो, जिसका विरोध किया गया हो, वो ऑफेंडेड होता है। अब देखो चारों शब्द आपके सामने थे, अब इन चारों का मीनिंग आपको पता था, अब इसका मतलब जाना था, इंडिजीनियस। जैसे अभी कितनी बार आपको देखा हो तो अखबार में वर्ड बार बार आ रहा है कि वी मस्ट प्रमोट आवर इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स का प्रचार करना चाहिए। तो इंडिजीनियस का मतलब जहाँ से हम जुड़े वहाँ का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मीनिंग है और बिल्कुल इसका मीनिंग है, दोनों का सेम है। तो मुझे पता चला कि दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। पर सिनोनिम के साथ साथ तीनों और उस शब्द का मतलब भी तो आपको पता होना चाहिए था। एवरीबडी यस नो? थैंक यू। आगे की तरफ देखिए तो बेटा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है 7th क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस ऐसी चीज़ें होती है, एक बात बहुत बेसिक सी कहता हूँ कई बार मैं, कि किसी भी शब्द को जब आप पढ़ो तो उस शब्द को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि ये शब्द मेरा एडजेक्टिव है, क्या ये शब्द मेरी एडवर्ब है, क्या ये शब्द मेरे वर्ब है या कोई नाउन है। मैं तो आमतौर पर हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूँ कि कभी भी पेपर में अगर आता है तो 4 ही तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं बेटा। या तो कोई एडजेक्टिव पूछेगा, या कोई नाउन पूछेगा, कोई वर्ब पूछेगा, या फिर कोई एडवर्ब पूछेगा। इन 4 में से कोई भी और तीसरा मतलब 5वां कोई शब्द नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ के देखें कि किसी भी शब्द के पीछे अगर अलग से आपने एंस लगाया है तो वो शब्द एक नाउन का रूप ले लेता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब देखो यहाँ पे कह रहा है सस्टेनेंस। तो सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हों, मतलब आपको बेहतर बनाती हैं, आपको नरिश करती हैं, तो वो चीज़ें आपकी क्या होती है, सस्टेनेंस होती हैं।
तो यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो बेहतर बनाने वाली हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो किसी चीज़ को बेहतर बनाती हो, तो सस्टेनेंस होता है। जैसे कभी आप मिल्क के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि मिल्क में क्या होता है, ऑल सस्टेनेंस होता है। क्यों कहते हैं, उसे कंप्लीटली फूड क्यों कहा गया दूध को? क्योंकि कहीं ना कहीं दूध के अंदर हर वो पोषक तत्व होता है जो आदमी को बेहतर बना सकता है, उसके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है। तो पहली बात आप सबके दिमाग में आनी चाहिए थी कि इस वर्ड का सही मीनिंग क्या है। एवरीबडी यस है ना? अब मैं इसके सिनोनिम्स को देखूं तो इसमें देखिए क्या मेरे पास आता है। ऑप्शन एक आ रहा है करेज। अब करेज का मतलब तो साहस होता है, उत्साह होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये अपना आंसर विकल्प दिखाई भी दे रहा होगा। आगे देखिए, नरिशमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बेहतर बनाती है, ज़्यादा अच्छा बनाती है। आपने देखा भी हो तो कई बार कहता है कि इट नरिशेस योर बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करता है, आपके शरीर को बेहतर बनाता है। तो नरिश का मतलब कोई भी चीज़ आपको इंप्रूव करती है। कभी आप मसाज के बारे में पढ़ोगे तो कहते हैं रेगुलर मसाज क्यों जरूरी है एक आदमी को, क्योंकि वो आपकी जो स्किन है उसको नरिश करता है। तो वहाँ नरिश का मतलब क्या, उसको बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो नरिशमेंट मेंट लगते एक शब्द नाउन का रूप लेकर। तो मुझे ये पता था कि मुझे नाउन का सिनोनिम ढूंढना है, तो नाउन ही चाहिए था। मैंने इसी को आंसर क्यों कहा। हेल्थ देखो स्वास्थ्य होता है, पर ये स्वास्थ्य देने वाली चीज़ होती है। तो कितना फर्क है बेटा, ये स्वास्थ्य देने वाली चीज़ है तो ये स्वास्थ्य है। तो आपसे अगर पूछता स्वास्थ्य के लिए क्या लगाओगे तो मानते ना इसको, तो नहीं देगा। कितनी बार ऐसा होता है बच्चों कि दो शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत करीब लगते हैं आपको, पर अगर आपने वर्ड के मीनिंग को बहुत बारीकी से समझा है तो वो करीब नहीं है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इसका आंसर तो ये होगा सर, विजडम। मैं कितनी बार आपको कहता हूँ कि इंटेलिजेंस जो होता है, एक इंटेलिजेंट जिसे आप कहते हैं, वो विशेषता का वर्ड होता है, वो वाइज वहाँ से निकला एक वर्ड। तो विजडम जो होता है आदमी के अंदर की एक सोचने की क्षमता होती है, सही और गलत के बीच की। जैसे हम कहते हैं बीरबल के बारे में हम कितना पढ़ते हैं ना, बीरबल का नाम कितना जाना जाता है, क्यों जानते हैं उसको, क्यों पढ़ा जाता है? केवल उसकी बुद्धि के आधार पर। कहते हैं बीरबल के पास एक चीज़ थी, विजडम। वो सही और गलत को बहुत बारीकी से पकड़ लेता था, और क्या डिसीजन लेना चाहिए उसको लेने की क्षमता उसके अंदर थी। जब चीज़ों को हम सही से परख लें, उसमें सही और गलत का भाव समझ लें, और फिर सही डिसीजन लेने की क्षमता अगर हमारे अंदर आ जाए, तो हमारा वो विजडम में काउंट होता है। तो आपको देखा हो तो आपको लॉजिकल पता चला होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं आगे बढ़ूँ बेटा? दैट्स गुड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड हमारे पास आता है। अब उसने पूछा एंटोनिम बताओ। एंटोनिम से मतलब क्या है कि वो जो वर्ड मैंने दिया उसके बिल्कुल अपोजिट मुझे बताना है। जैसे मैं पहला वर्ड देखे आपके सामने लिखता हूँ। एग्रावेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा किया गया हो। कोई भी चीज़ अगर एग्रावेट की गई है तो उसका मतलब उसको बड़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। कई बार कहता है देयर इज़ नो नीड टू एग्रावेट, मतलब क्या है, इसको और ज़्यादा बदतर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बदतर बनाना, बद से बदतर कर देना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, सब पोल्यूशन तो पहले से ही था हमारे शहर में, पर जो शीला बाईपास पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आपने देखा होगा इससे धूल मिट्टी से वो पोल्यूशन डबल हो गया। तो आम जन की जो स्वास्थ्य की बात आ गई तो वो तो और बेकार होना शुरू हो गया। तो इसने क्या किया, इस कंस्ट्रक्शन ने क्या किया कि पोल्यूशन के लेवल को बद से बदतर कर दिया। जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है बद से बदतर कर देती है तो वो एग्रावेट करती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम आमतौर पे जो एज़मा, यानी कि जिसे हिंदी में आप अस्थमा कहते हैं, उसका कोई पेशेंट हो तो उस व्यक्ति को क्या करते हैं हम? हाँ जी बताओ। उसको पोल्यूशन से हम दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन उसकी स्थिति को एग्रावेट कर देता है। तो कई बार आपसे पूछेगा बताओ एग्रावेटेड का मतलब बताओ क्या होता है। एग्रावेटेड का मतलब जिसको बहुत ज़्यादा बदतर बना दिया गया हो और ज़्यादा बेकार कर दिया गया हो। तो वहीं पे इसका अपोजिट पूछ रहा है। तो देखो इंक्रीज का मतलब तो बड़ा हुआ, एग्रीगेट का मतलब टोटल करना होता है, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करके देखना होता है। जैसे आपने देखा वो लेंस होते हैं वो मैग्नीफाई करने के लिए बना होता है। पर वहीं पर अगर देखें तो मिटिगेटेड एक वर्ड है बेटा। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। कितनी बार कहते हैं द क्राइम हैज़ मिटिगेटेड। सर कितनी बार ऐसा सेंटेंस आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि द क्राइम हैज़ मिटिगेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मिटिगेट का मतलब क्या है? वो कम हुआ है। तो किसी भी चीज़ का कम होना उसे इंग्लिश में मिटिगेट कहते हैं, कम करना। तो मिटिगेटेड का मतलब तो कम है, तो एग्रावेटेड का मतलब बढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सटीक इसका अपोजिट जाता है। तो एग्रावेटेड का जो अपोजिट बनेगा वो मिटिगेटेड बनेगा। मैं कितनी बार आप सबको कहता हूँ कि जो सैटरडे का मॉक टेस्ट होता है आपको बिल्कुल हमेशा देना चाहिए। ये मॉक टेस्ट आपके लिए ओवरऑल एक डेवलपमेंट है।
कहते हैं ना, एक मॉक टेस्ट हमेशा एक शीशे का काम करता है, आपको दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हो और आपको पहुँचना कहाँ है। अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, और मेहनत करें, उसको सीखिए, हर शब्द के प्रति एक विच्छा बनाइए कि नहीं मुझे ये वर्ड आना चाहिए, इसके विद रीज़न मुझे इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मीनिंग ऐसा कैसे बना। मैं चाहता हूँ कि अगले वर्ड को आपके सामने बोलूँ। सर इस वर्ड को देखिए क्या कहते हैं, ये सुपीरियस है। सुपीरियस का मतलब होता है बेटा फॉल्स, नकली। जैसे आप कभी देखो तो अभी हाल ही में सर आपने पढ़ा हो तो द हिंदू के अंदर एक खबर थी जिसमें वर्थ रुपीज़ पता नहीं कितना 50 या 60 कितने करोड़ था, इतनी की सुपीरियस करेंसी को पकड़ा गया था हमारे देश में। वो क्या था, नकली करेंसी थी। तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा था हेडिंग में, क्या लिखा था, सुपीरियस। सुपीरियस करेंसी का मतलब क्या था कि एक ऐसी करेंसी जो नकली है, जाली है, फेक है। तो जो चीज़ फेक होती है उसे सुपीरियस कहते हैं। तो अब इसके सिनोनिम्स में देखो तो पहला वर्ड आ रहा है फ्रेश, नहीं आ सकता, सॉरी अपोजिट ढूंढना है। तो फ्रेश तो इसका कम से कम अपोजिट नहीं बन सकता। पर नीचे देखिए तो यहाँ पर आता है मॉडर्न। सर मॉडर्न का आपने आज एक सिनोनिम पढ़ा है, द स्टेट ऑफ द आर्ट, पढ़ा है ना बेटा आपने। मैंने ये वर्ड यहाँ पे इसलिए दे रखा है कि भाई कम से कम आप उसको रिपीट करके देखोगे तो आपको लॉजिकल समझ में आएगा। द स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब हो गया कि मॉडर्न। आगे देखिए इंटरेस्टिंग, जो चीज़ मज़ा देती है। जैसे आप क्लास को देख रहे हो या बच्चे ये जो ऑनलाइन इस डिस्कशन को देख रहे हैं तो उनके मन में क्या है कि नहीं यार अच्छा है, और सीखता हूँ और सीखता हूँ। तो उसको मज़ा आ रहा है तो देखिएगा, नहीं आएगा तो क्विट कर देगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको मतलब इंटरेस्ट पैदा करती है तो इंटरेस्टिंग है, नहीं बन सकता बेटा, क्योंकि इसका मतलब तो जाली था। हाँ जेन्युइन देखिए, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, रियल। तो अपोजिट तो रियल बनेगा ना बेटा इसका, तो जेन्युइन इसका अपोजिट बना। क्या ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए? बहुत बढ़िया। हमने वही वर्ड आपको दिए जो एग्जाम का हिस्सा बन सकते थे। हमने कुछ ऐसे वर्ड देने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करी कि नहीं हम दिखा दें बड़े हैवी से वर्ड है, पर नहीं, जो एक्चुअल लेवल होता है पेपर का वो होना चाहिए। आगे बेटा यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनमें आपको ये पूछा गया कि क्या हमने ग्रामर, इसका मतलब किसी बात को कहने का ढंग, जो हमने ढंग अपनाया किसी बात को कहने के लिए, क्या वो सही ढंग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विषय पे जानकारी देते वक्त हमने कोई गलती कर दी हो, कहने का तरीका गलत लगा दियो। कितना सरल होगा इन सभी बातों को समझना जब मेरे साथ आप एक एक करके इसको समझेंगे। देखिए पहली बात, जब मैं किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ तो सबसे पहली बात मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप सबसे पहले उस स्टेटमेंट से समय का पता लगाओ कि किस समय की हम बात कर रहे हैं। जैसे कहता है ही टुक हिज यंगर सिस्टर, तो यहाँ पर पता चलता है बेटा टुक से कि ये घटना तो पास्ट की है। आगे की तरफ देखे चलो तो विद के बाद लिखा है हिमसेल्फ। मैं एक बहुत बेसिक सी बात आप सब बच्चों को कहता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि हिमसेल्फ होता क्या है। सर ये हिमसेल्फ तब आता है जब हम किसी भी काम को करते बिना किसी की मदद के। सोच के देखो, आप एग्जाम्पल फिर सुनो बड़े ध्यान से। जैसे जो मॉक टेस्ट आपने किया है, इसको बनाने वाला काम मैंने किया है, पर टाइप करने वाला टाइपिस्ट ने किया है। तो जो मैंने मॉक टेस्ट आप सबको दिया इस बार का, उस मॉक टेस्ट को बनाने में मैंने किसी की मदद नहीं ली सर, मैंने अपने आप किया। जब हम किसी भी काम को आप अपने आप करते हो बिना किसी की मदद के, तो ऐसी स्थिति में आप रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मेरे साथ सुनना। आई प्रिपेयर्ड दिस मॉक टेस्ट माई सेल्फ। इसका मतलब मैंने इस मॉक टेस्ट को अपने आप बनाया, पहला मतलब। दूसरा मैं कितनी बार ऐसा कहता हूं कि जब हम किसी भी काम को करते हैं उसका प्रभाव आप ही के ऊपर पड़े। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर मैं शूट इस तरीके से किसी को करता हूं तो फील करके देखो आप, यहाँ पे शूट कर कोई और रहा है पर हो तो कोई और रहा है। पर अगर शूट ऐसे किया जा रहा है तो जो शूट कर रहा है और जो शूट हो रहा है वो तो सेम है ना। और जब हम किसी काम को करते हैं उसका प्रभाव हम पर ही पड़ता है तो रिफ्लेक्सिव लगता है। एवरीबडी यस है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है, कोई भी एक सेंस ऐसी नहीं है, बल्कि यहाँ तो क्या कह रहा है कि वो अपने सिस्टर को लेके गए अपने साथ। जब हम कोई भी काम किसी के साथ करते हैं, किसी की कंपनी में करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप सब लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं, पर ध्यान से देखिए आप किसकी मदद से सीख रहे हैं, मेरी मदद से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जब हम किसी भी व्यक्ति की मदद से कोई काम करते हैं या किसी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वहाँ प्रेपोजिशन विद तो आती है, पर इसके बाद जब उस व्यक्ति को रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो सेम इसी तरीके से ही का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हिम होता है। तो मुझे बस ये पता था सेंटेंस को पढ़कर कि यहाँ पर के साथ की मदद से काम चला है, तो यहाँ पे हिम आना चाहिए बेटा, हिमसेल्फ नहीं आना चाहिए। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर दैट्स सी, यहाँ पे हिम आना चाहिए था, हिमसेल्फ नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अगले क्वेश्चन को बड़े बारीकी से देखें।
जितना हो सके तो बेहतर है, जल्द पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कहता है दे विल बी नो मोर सप्लाईज। सर सप्लाई का मतलब किसी भी चीज़ की पूर्ति होती है, जब हम किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ पहुंचाते हैं कहीं पर तो सप्लाई करता है। तो कह रहे दे विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस कंडीशन आ गई। मैं कितनी बार ऐसा कहता हूं बच्चों कि किसी भी एक काम का होना जब हम किसी भी दूसरे काम पर डिपेंड देते हैं तो उसे कंडीशनल कहते हैं। देखो कैसे, मैंने कहा देखो अगर आप मन से पढ़ोगे तो मैं इसका डिस्कशन करूंगा। मान लो आप सब क्लास में जो लोग बैठे हैं आप मुझे ध्यान से सुन नहीं रहे, तो मेरे मन में आया यार ये गलत बात है। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो मैं डिस्कशन नहीं लूँगा। तो इसका मतलब मैंने डिस्कशन लेने की एक शर्त रख दी, सुनोगे तो पढ़ाऊँगा, नहीं सुनोगे तो नहीं पढ़ाऊँगा। इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जब कोई भी स्टेटमेंट कंडीशनल है तो उसमें क्या होता है कि एक बात दूसरी बात पे डिपेंड होती है, तो फिर वो दोनों बात तो एक समय से जुड़ी होंगी बेटा। देखो ना, इस बात समझ के देखो, क्या वो दोनों बातें तो एक ही जैसी होनी चाहिए, फिर एक समय से जुड़ी होनी चाहिए। यही चीज़ आपको समझनी थी। यहाँ पर देखते हो तो स्टेटमेंट आने वाले समय को दिखा रही है जो कि विल से पता चल रहा है, और यहाँ देखोगे तो स्टेटमेंट आपकी वर्ड से आ रही है। और मैंने यहाँ पर जब अनलेस देखा ना बेटा, जो बच्चे नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि इफ़ और नॉट को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो वो अनलेस बन जाता है। तो उस अनलेस वर्ड से मुझे पता चल जाता है कि कंडीशन है। तो मुझे साफ साफ समझ में आया सर कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो आपस में एक दूसरे के ऊपर लिखी जाती हैं, एक को देखते हुए दूसरी लिखी जाती है, तो उन दोनों का समय एक जैसा होना चाहिए। यहाँ समय अलग अलग था, इस आधार पर मैं समझ गया कि ये सेंटेंस यहाँ से गलत है। इफ़ के साथ वर आता है, ऐसा नहीं कि वर नहीं आता, पर वर तब आता है जब वहाँ पर हम प्रेजेंट के अंदर इस समय में खड़े होकर कोई ऐसी बात का इमेजिनेशन करें जो हो नहीं सकता। पर आप इसे थोड़ा सा और पढ़ते, नेक्स्ट मंडे करके वो टाइम भी दे रहा था आपको एक सेंटेंस में ऐसी बहुत सारी बातें मिलेंगी जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं, मीन्स यू कैन डिसाइड, यू कैन मेक योर डिसीजन कि वहाँ पर कौन सा समय है। आई हैव ऑलवेज सेड टू माई स्टूडेंट्स एंड स्टिल आई एम सेइंग, it's not very hard to learn this language, but it's really very important to understand it. मुश्किल नहीं है इसको जानना, पर बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। आपको हिंदी की समझ बनाई थी इसलिए हिंदी आई थी, इंग्लिश की अगर हम समझ बनाएंगे तो ये भी हमें आ जाएगी। अगर मुझे आई तो आपको भी आ जाएगी सर। अगर ना आने वाली चीज़ होती तो फिर किसी को ना आती। कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है उसके एफर्ट्स ज़्यादा हैं, आपके एफर्ट्स कम हैं। इससे ज़्यादा कोई भी इसका अर्थ नहीं है। मैं आगे बताता हूँ। तो मुझे क्या करना था, इसको ठीक करना था। तो मुझे ठीक करने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे आर लगाया। जो बच्चे सोच रहे हैं कि विल क्यों नहीं लगाया, बेटा जी मैं पूरा तो नहीं बता सकता, पर हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होने पर जिस सेंटेंस में हम कंडीशन रखते हैं उस सेंटेंस में से विल और शैल निकल जाता है, और व्यक्ति के अनुसार वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। बेटा अनटिल तब आता है जब हम समय दिखाते हैं, उस समय के लिए ऑलरेडी आपके पास वर्ड है। तो यहाँ समय की बात आप कर ही नहीं रहे, समय तो आपने दिखा ही चुके हो, अब तो शर्त रख रहे हो। आगे की तरफ आएंगे बेटा, नेक्स्ट वर्ड देखिए इसमें क्या कहता है। कहता है वी वर ग्रेटली वॉरिड। सर चिंतित होने की इंग्लिश तो वॉरिड होती है। वी वर ग्रेटली वॉरिड दैट द ट्रेन माइट बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। मैं कितनी बार आपको एक बात बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बात को आप समझ के देखिए। ये तीन वर्ड होते हैं सर, एक इन टाइम होता है, एक ऑन टाइम होता है बच्चों, और एक लेट होता है। जैसे देखिए आपकी क्लास का मान लो टाइम है 11:30 बजे, और मैं राइट 11:30 बजे आपकी क्लास में पहुंच जाऊं तो समय पर है। जिस समय पर होना चाहिए काम अगर उसी समय पर होता है तो दैट्स कॉल्ड ऑन टाइम। मान लो आपकी क्लास 11:30 बजे की है और मैं आपकी क्लास में 11:25 में पहुंच जाऊं तो मैं टाइम नहीं बल्कि टाइम से पहले आ गया। और जब हम किसी भी काम को समय से पहले करते हैं तो उसे इंग्लिश की भाषा में इन टाइम कहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी काम को अपने समय के बाद किया है, अगर कोई काम समय के बाद हुआ है तो उसे हम इंग्लिश की भाषा में लेट कहते हैं। अब थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते सेंटेंस को तो आपको पता चलता कि जो ट्रेन है वो बिल्कुल उसी समय पर पहुंचे जिस समय पर पहुंचना चाहिए था, ना वो पहले है ना बाद में है। और इन तो तब लगता जब वो पहले पहुंच जाती, तो अपने समय पर पहुंची तो ऑन टाइम आना था। मतलब आपकी कोई भी समझ वो आपसे ले सकता है, वो आपसे कुछ भी जान सकता है। हाँ बहुत ज़्यादा हम चिंतित थे। भाई एक चीज़ मुझे बताओ, आप अगर याद करके देखो तो आपको एक बहुत प्यारी बात मैंने पढ़ाई थी
कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी तो विशेषता दिखाता है। अगर मैं अपने हाथ धो लूँ तो क्या फिर मैं यही कहूँगा कि मेरे हाथ धुले हुए हैं? अगर मैं इस पेपर को फाड़ दूँ तो क्या ये पेपर फटा हुआ है? अब इसका फटा होना इसकी बस यही तो समझाना चाह रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ की जो हम विशेषता दिखाते हैं वो वर्ब से भी दिखा सकते हैं, वो थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा वी वर वरिड, हम चिंतित थे। फिर कहते बेटा जी कोई विशेषता दिखाने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो, उसके साथ अगर कोई शब्द लगाते हो उसके लिए, तो फिर वो एडवर्ब आती है। तो ग्रेट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव से दूसरे एडजेक्टिव को नहीं दिखा सकते, तो इसलिए मैंने ग्रेट की जगह ग्रेटली लिखा। अगर आपको लॉजिकल पता है कि एडजेक्टिव कब आता है, एडवर्ब कैसे आती है, तो फिर ये क्वेश्चंस में ये शब्द आपको कभी भ्रमित नहीं करेंगे। सर एक बात मैं बोलता हूँ बेटा, एक सेकंड, फिर आपका जवाब देता हूँ। एक बात मैं यहाँ पे रुककर सभी बच्चों को कहता हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि हर टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि टॉपिक इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको ही गलत मान बैठो आप, जो सही भी था। तो हम सोचते हैं कि यार इसमें से क्वेश्चन आया, मैं कहता हूँ क्वेश्चन तो पूरी इंग्लिश में से आता है। आप कह रहे हो कि क्वेश्चन इस प्रोनाउन का आया, मैं कह रहा हूँ नहीं, क्वेश्चन तो पूरी इंग्लिश में से आया। वो आपकी काबिलियत थी कि आप उसमें से प्रोनाउन को गलत निकाल पाए। कुछ तो टेंस की गलती कराए होंगे, कुछ तो मॉडल की गलती कराए होंगे, कुछ एडजेक्टिव की, कुछ एडवर्ब की। तो ओवरऑल जब चीजें आती हैं तो उसका मतलब पेपर तो हर लेसन में से आता है। पर हम क्या करें, बच्चे इतने उतावले होते हैं कि हम कह देते हैं हाँ हाँ बेटा ये मेन इसी में से आएगा। कहना पड़ता, ना कहें तो फिर मानेंगे नहीं, कहेंगे ऐसे ही मास्टर है भाई, इतने साल हो गए पढ़ाते, बता नहीं सकते 3 में से आएगा। चलो अब आप क्या कह रहे थे? आप इसमें अगर एक्टिव पैसिव अभी भी सोच रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। सर सबसे पहली बात, इस सेंटेंस में तो आपको कहीं ना कहीं ये विशेषता है, तो उस वाक्य में तो कोई ऐसी वर्ब थी नहीं जिसे आप एक्टिव और पैसिव में बदलते भी। आप पता है क्या पूछ रहे हो मेरे से? आप मुझसे ये पूछ रहे हो सर ये आई एम हैप्पी एक्टिव सेंटेंस है, और जिन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता उन सेंटेंसेस में आप अलग से कभी पैसिव वैसिव बनाते ही नहीं। इससे ज़्यादा तो क्या बोलूँ बेटा। आगे देखिए सर इसमें क्या आता है, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। सब मेकअप का मतलब किसी भी चीज़ को सुधारना होता है। मेकअप के बाद फोर आ जाए तो बेटा इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की क्षतिपूर्ति पूरा करना, मतलब किसी भी चीज़ का जो नुकसान हो गया उसको भरपाई करना, मेकअप फोर होता है। सीखने वाली बात क्या है, आप सभी बच्चे इस समय क्लास में मैं देख पा रहा हूँ कि बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो तो बैठने वाला काम तो चल रहा है, पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके बैठने के पीछे एक उद्देश्य भी है, वो उद्देश्य आपका सीखना। मेरे इस बात को समझने की कोशिश करना कि आप बैठे हो सीखने के लिए, और जब हम एक काम करते हैं किसी दूसरे काम के लिए तो ऐसी स्थिति में दोनों कामों को हम टू की मदद से जोड़ते हैं। पर ये याद रखना, टू के बाद जब वो वर्ब आती है तो वो तो फर्स्ट फॉर्म से लिखी जाती है। तो ये गलती हम यहाँ क्यों कर जाएंगे पेपर में? कह रहा है वी मस्ट वर्क हार्ड। क्या कह रहा है बेटा? कि वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। क्यों, कब करनी चाहिए? अब। क्यों करनी चाहिए मेहनत? कि जो हमारा नुकसान हो चुका है, समय जा चुका है, उसकी भरपाई के लिए पर्पज़ है मेरे पास। और जब हम एक काम करते हैं दूसरे के लिए तो दोनों को टू से जोड़ते हैं, पर टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आप ध्यान से देखिए, मैंने आईएनजी लगा के आपको दिया था, बस यही गलती हमने करी थी। इसका सही आंसर देने के लिए फर्स्ट फॉर्म लेंगे और वाक्य ठीक हो जाएगा। सर कितना समझ में आ रहा है? पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप वो सुन रहे जो मैं कह रहा हूँ तो फिर समझ में आ रहा होगा, पर अगर आप वो सुन रहे जो मैं कहना ही नहीं चाह रहा तो फिर दिक्कत तो बन रही होगी। मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में एक नहीं बल्कि 2 गलतियाँ दे दी, वो गलती से दे दी बेटा। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। एक शब्द है, वो मैंने पता नहीं कैसे, मैंने तो नहीं दिया, पर उसने टाइपिस्ट ने पता है ऐसा लग रहा है जैसे टू उसने टाइप कर दिया अपने पास से। मैंने तो टू दिया ही नहीं था, इसमें हो जाता है। पर सीखने वाली बात मिली इससे, मैं यहाँ पर खुश हो गया कि नहीं यार बच्चों को एक बात सीखने को मिलेगी। अब देखो बहुत प्यारी बात, कितनी बार ऐसा होता है बेटा कि हमारे आसपास कोई काम दिखाई देता है। मैं 2 काम दिखाता हूँ, इसको छोड़कर 2 काम दिखाता हूँ। एक ये देखिए LISTEN, लिसन, सुनना। एक और देखिए बेटा हियर, सुनना। अब लिसन का मतलब भी सुनना होता है, तो हियर का मतलब भी सुनना होता है। अब मुझे सुन रहे हैं ना? ठीक है।
अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे, जैसे मैंने कहा न्यूज़ सुनना, अब लिसन के बाद देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूज़ लिखा। से सुनना तो हियर भी होता, तो मैंने हियर के बाद भी क्या लिख दिया, न्यूज़। सीखना क्या है बच्चों, मैं सिखाने की बात कहता हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई लिसन जो वर्ड है, इसके बाद अगर उस चीज़ का नाम आ जाए या उस व्यक्ति का नाम आ जाए जिसको हम सुन रहे हैं, तो फिर हम टू लगाते हैं। पर हियर के बाद जब उस व्यक्ति या चीज़ का नाम आता है जिसको हम सुनते, तो फिर कोई प्रेपोजिशन नहीं। यानी कि आपकी इंग्लिश में दो तरीके की वर्ब्स हैं। ऐसी वर्ब भी हैं जो अपने बाद सीधा उस व्यक्ति चीज़ को लेती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जो अपने बाद एक प्रेपोजिशन लेती हैं, मतलब कोई फिक्स्ड वर्ड लेती हैं। जैसे लिसन के साथ टू आएगा, आएगा ही आएगा, पर कब, जब उसके बाद उस चीज़ का नाम आ जाए जिसको हम सुनते हैं। तो ये चीज़ मेरा पढ़ा देना ना आपको एक सेल्फ स्टडी के लिए, मतलब आपको तैयार कर रहा है। अगर मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया ना सर आपको, तो यहाँ से आप सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए? जब आप अखबार को उठाओगे तो आपको कितनी बार ऐसा मिलेगा कि किसी वर्ब के बाद सीधा कोई व्यक्ति चीज़ लगाए, तो आपको ये सीखना है, इसका मतलब ये वर्ब अपने बाद व्यक्ति चीज़ नहीं लेती, सॉरी, ये वर्ब अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेती, बल्कि सीधा उस व्यक्ति चीज़ को लेती है जिसके विषय में बात कर रहे हैं। फिर आपने क्या देखा कि कुछ वर्ब्स के बाद आपको कोई प्रेपोजिशन मिलेगी, तो फिर आप वहाँ से ये सीखना कि इसका मतलब जब भी कभी ये वर्ब्स आएंगी तो उनके बाद व्यक्ति चीज़ आएगा तो प्रेपोजिशन भी लगेगी। ये सीखने के लिए तैयार होता है सर। कोचिंग क्या करता है, आपको सिलेबस बताता है, सिलेबस की समझ देता है, पर उसको प्रैक्टिस करके परफेक्शन लेके आने का काम आपका होता है। तो अर्ज एक ऐसा वर्ड है बेटा, मुझे पता था कि अर्ज के बाद सीधा उस व्यक्ति को रखते हैं जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, तो अर्ज के साथ सीधा उस व्यक्ति का नाम लगाते हैं जिसको आप रिक्वेस्ट करें। मैंने कहा प्लीज़ यार बैठ जाओ ना, अब देखो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते हैं तो अर्ज के बाद सीधा उस व्यक्ति का नाम आता है, तो ये टू गलत छपाता है यहाँ पर बेटा। अब सेंटेंस देखो, द वाइस चांसलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी अर्ज्ड द एजिटेटिंग। बेटा एजिटेट का मतलब विद्रोह करने से होता है, इसलिए कई बार एक वर्ड पूछा जाता है पेपर में कि एजिटेशन का मतलब बताओ। ये विद्रोह होता है, एक ऐसा विद्रोह जिसमें किसी चीज़ की डिमांड हो। सर आपको ध्यान से सुनना चाहिए, एक बहुत मन से सुनना चाहिए। विद्रोह का मतलब एक ऐसा विद्रोह जिसमें किसी चीज़ की डिमांड हो, बदले में कुछ चाहिए। जैसे अब किसान लोगों का एजिटेशन चला हुआ है क्योंकि बदले में कोई मांग कर रहे हैं। हर वर्ड के साथ आपकी समझ बननी चाहिए, पर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वेरी गुड, एक और वर्ड मिला, ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, एक नया शब्द मिला, आज और पढ़ने को मिला। कि भाव के साथ आप बैठे हो तो बहुत कुछ लेके भी जाओगे आप। तो जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस में क्या कहता है कि उन्होंने एजिटेटिंग स्टूडेंट को क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि शन। बेटा शन का मतलब किसी चीज़ का त्याग कर देना। ये आपकी किताब के पहले कुछ लेसन में से सारे वर्ड है। शन वायलेंस एंड मेंटेन पीस एंड ऑन कैंपस। अब गलती कहाँ थी इसमें? सबसे बड़ी गलती थी ये सर, जब हम किसी भी चीज़ को कहीं पर घेर देते हैं। सर जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो कटारिया प्लाजा में, 4 फ्लोर का एक वो है, पर ध्यान से देखो आपकी क्लास 4 फ्लोर नहीं है, आपकी क्लास तो 2nd फ्लोर है। अब अगर मैं इसे क्लास कहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं समझ पा रहा हूँ एक ऐसी पिक्चर जो चारों तरफ से किसी एरिया से घिरा हुआ है। कोई भी ऐसा एरिया जो एक डिफाइंड एरिया है, एक निश्चित एरिया है जिसको घेरा गया हो या जिसकी एक सीमा तय की गई हो, और उस एरिया के अंदर अगर कोई घटना है तो उसे इनसे दिखाते हैं। जैसे इस समय हम सभी व्यक्ति जो हैं वो क्लासरूम के अंदर हैं, तो वी आर इन द क्लासरूम। तो इन्हीं क्यों लगाया मैंने, इसके पीछे एक ही वजह थी, क्योंकि ये एरिया घिरा हुआ है। से वही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए थी बेटा, क्या कि जो पीस, मेंटेन पीस, यानी कि शांति जो बनानी वो कैंपस के अंदर बनानी है। तो इसका मतलब उस एरिया के अंदर, और किसी एरिया के अंदर को ऑन नहीं बल्कि इन कहते हैं। मेरा मार्कर मेरे हाथ के ऊपर रखा है, ये है ऑन। ये कोई घिरा हुआ एरिया नहीं है बेटा, कहीं से घिरा हुआ तो दिखाओ मुझे। इस मार्कर को यहाँ बने रहने के लिए नीचे हाथ चाहिए, अगर हाथ हटा तो ये मार्कर भी चला जाएगा। तो कोई चीज़ किसी पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, निर्भर है, तो ऑन आता है, पर जब किसी एरिया के अंदर की बात करें तो वो इन आता है। क्या मैं आपसे उम्मीद करूं आपको मेरी बात समझ में आई? धन्यवाद सर। सर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने कि जिसमें आपकी एक स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट को क्या किया गया होगा। बेटा आप थोड़ा से ध्यान से देखो तो टू पहले से लग चुका है। मेंटेन से पहले एक और वर्ड थी शन, शन से पहले टू लगा हुआ था।
जब मैं ऑलरेडी एक बार लगा चुका हूँ जोड़ने के लिए टू, तो आगे एंड भी तो लगाता ना, तो जोड़ने का काम एंड कर रहा है ना, तो बार बार टू लगाओगे तो कितना गलत हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ सर। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत बड़ी आपको काबिलियत नहीं चाहिए, इसकी तो एक समझ चाहिए। सर देखो, जितना जरूरी एक मॉक टेस्ट को देना है उतना ही जरूरी उसके डिस्कशन को मन से सुनना है। तो सुनो बहुत मन से। चलो मैं शुरू करता हूं। आपके सामने क्या करेगा, इसे जंबल्ड फॉर्म कहते हैं बच्चों। जंबल्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है कि आपके सेंटेंस को आपका एग्जामिनर टुकड़ों में तोड़ देगा। आपका एग्जामिनर आपके सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद क्या करेगा, आपसे कहेगा कि अब बताओ क्या कहते हो, कि मैंने तो उसको आगे पीछे लिख दिया। ऐसा करने के लिए आपको बहुत बेसिक से समझ चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो कैसे, कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन। जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते तो बनाने का तरीका है। अब देखो, कैन एक्सप्रेस, मुझे ये तो पता चला कि कर सकते हैं, पर कौन कर सकता है? कैन से पहले तो मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो कर सकता है। तो मुझे एकदम से पता चला कि यार यहां पर मुझे क्या रखना है। आगे देखो, इन विच द इलेक्टोरेट, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पेपर में आता है इलेक्टोरेट्स। आपको कहना ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता सर। इलेक्टोरेट्स करके एक वर्ड पेपर में आएगा, एक नहीं पता नहीं कितनी बार आ चुका है, पर आपको कहना ये होता ही नहीं। होता क्या है, केवल इलेक्टोरेट वर्ड होता है। इसका मैं मीनिंग बताता हूं, मोहित ध्यान से सुनना। ये ऐसे लोग होते हैं जो मतदाता होते हैं, जिसे आप दूसरे शब्दों में वोटर्स कहते हैं। अब वोटर्स तो दुनिया को पता है, तो आपका एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहेगा वोटर्स का मतलब बताओ, वो आपको कहेगा इलेक्टोरेट का मतलब बताओ। ऐसे लोग जो मतदान करते हैं उनको आप इलेक्टोरेट कहते हैं, दूसरे शब्दों में वोटर्स कहते हैं। और ध्यान से देखिए, जैसे पीपल कहने पर आपको पता चल जाता है कि कई सारे लोग हैं, तो एस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता पीपल का मतलब ही ज़्यादा है। तो सेम उसी तरीके से मैं कह रहा हूं, जो वोटर्स होते हैं उनको इलेक्टोरेट कहते हैं, तो ये इलेक्टोरेट्स नहीं होते। क्या ये भी आपको वर्ड मिला इस टेस्ट से? कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं बेटा, कि ऑन एक प्रेपोजिशन होती है, तो इसके बाद तो उस चीज का नाम आएगा जिस चीज के ऊपर वो चीज बेस्ड थी। अब ऑन का मीनिंग समझा था, पर तो व्यू किस चीज पर है, ये विचार किस पे दिया गया है, तो ऑन के बाद यहां पर उस चीज का नाम चाहिए। और यहां भी एक नाम चाहिए जिसने एक्सप्रेस किया है, जिस मतलब जिसने दिखाया है, प्रकट किया है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, कहता है अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एक पर्टिकुलर इशू जो पब्लिक पॉलिसी का है। कहता है अ रेफरेंडम इज व्हाट। सब रेफरेंडम, कितनी बार एक पॉइंट आता है कि रेफरेंडम और रेफरेंडा में फर्क बताओ। सब बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश में जिनमें लास्ट में अम लगा होता है, यूएम, अम। ये अम वाले जो शब्द होते हैं वो ज्यादा को दिखाता, सॉरी एक को दिखाता है, पर अगर इसके साथ आप आ लगा दोगे तो ये क्या करेगा, प्लोरल को दिखाएगा। तो एक है तो रेफरेंडम है, और ज्यादा होते तो रेफरेंडा हो जाता। पेपर में क्या देगा आपको, ऐसे दे देगा, अब रेफरेंडा। अब आपको सोचना चाहिए, आ का मतलब एक है और रेफरेंडा भी वर्ड एक ज्यादा को दिखा रहा है, तो कैसा क्वेश्चन। आपने पता क्या बोल दिया, अब बॉयज। अब ये कहां से हो जाएगा लक्ष्य, आ का मतलब तो एक है ना, तो फिर बॉय होना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से बेटा जी, ये रेफरेंडम बिल्कुल ठीक लगा है क्योंकि हमने आ को दिया। अब ये स्टेटमेंट जो आपके सामने दी गई है, इसको आपको मतलब अरेंज करना है। क्या आप में से बेटा कोई भी बच्चा जिसके दिमाग में अगर एक पॉइंट आया हो तो मुझे बता सकता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी बेटा, ए कैसे बना, जरा सोच के देखो। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, आ रेफरेंडम इज व्हाट कैन। अच्छा, रेफरेंडम पता है आपको क्या होता है? हाँ, जनमत, बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा। जो जनमत होता है, आम जन का जो किसी भी चीज के ऊपर विचार होता है, उसे जनमत कहते हैं। आ रेफरेंडम इज व्हाट, आगे बताओ कैसे करेंगे, इन विच द इलेक्टोरेट कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सर ये इलेक्शन क्यों नहीं बोला रेफरेंडम को? सर रेफरेंडम और इलेक्शन में फर्क होता है। इलेक्शन होता है चुनने के लिए, और रेफरेंडम होता है किसी के विचार जानने के लिए। तो आपने देखा हो तो गौतम जी जो हैं हरियाणा के जेजेपी पार्टी के जो हैं, तो उनकी एक स्टेटमेंट थी उसको, और वही स्टेटमेंट आपके ना इंग्लिश की न्यूज़ पे मतलब अखबार मतलब चैनल पे भी चला होता।
तो उन्होंने क्या कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए, दे मस्ट पास अ रेफरेंडम। उनका एक विचार है कि आप आम जन की ले लो ना राय, उसके अंदर क्या सोचते हैं लोग। तो इलेक्शन होता चुनने के लिए और रेफरेंडम होता किसी के विचार जानने के लिए। क्लियर और नॉट सर? मतलब ये समझ होगी ना आपके सामने, तो आप एग्जाम में जब इलेक्शन और रेफरेंडम दोनों आमने सामने लिखे होंगे ना वर्ड, आपको सेकंड्स नहीं लगेगा पहचानने में कि यहां पे मुझे चाहिए क्या। क्या आप मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं? आप कितने अच्छे हैं। सर ये बता दो ना इसमें क्या है, मैं पढ़ देता हूं। सेवरल ऑफ, सेवरल का मतलब बहुत सारे, सेवरल ऑफ आर फूड, इसका मतलब हमारा जो खाने की चीज़ है उसमें से बहुत सारे, आर बीइंग एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, कल्टीवेट का मतलब होता है किसी चीज़ की खेती करना, उपज पैदा करना, आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि सब्जी वाली क्रॉप्स। अब 3.5 वाले बच्चों को भी ये पता चला था वेजिटेबल्स या वेजिटेबल, एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता दिखाता है, तो विशेषता दिखाने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए वो वेजिटेबल सूप होता है, वेजिटेबल्स सूप नहीं होता, क्योंकि सूप भी किसी चीज़ का नाम है तो वेजिटेबल भी किसी चीज़ का नाम है, और जब नाउन नाउन की विशेषता दिखाता है तो उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। सब भाषा इसलिए भी सीखनी चाहिए क्योंकि वो आम जीवन से जुड़ी होती है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको केवल एग्जाम तक सीमित ना रखूँ, ऐसे पढ़ाऊँ कि आप लोग आम मतलब अपने जीवन में भी उसको ढाल पाएँ। कोशिश तो ये रहती है मेरी हमेशा। एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ, कितना आसान है यार, देखो कितनी जगह से आप इसको कर सकते हैं, यहीं से सोल्व कर सकते हो। हाइब्रिड वेराइटीज किसकी, अब देखो एंड के बाद तो वेजिटेबल क्रॉप्स है, तो एंड के बाद चीज का नाम तो उससे पहले भी आएगा, तो हाइब्रिड ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, यानी कि उनको बहुत बड़ी मात्रा में पैदा किया जा रहा है। पहले वाला आपने सोल्व किया तो दूसरा मैंने करके देख लिया, तो क्या आंसर बना इसका? बना ना डी। तो सर मैंने नहीं देखा भाई, तुम बताओ डी है बी? बी है यार, तुम दिमाग ही ठीक है, क्या कर रहे हो? एस आएगा, एस के बाद पी आएगा, डी बेटा, एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा? पी आएगा। एस है, एस के बाद पी है, और पी के बाद हमारा कौन सा है बेटा? एस पी, पी के बाद आर है, आर के बाद क्यू है, तो एस पी आर क्यू, तो बी इसका आंसर। ये बी कौन कह रहा था? मैं कभी भी इसका ABCD नहीं देखता, मैं कभी भी अपनी लाइफ में PQRS या जंबल्ड फॉर्म करते वक्त ये नहीं देखता तुक्के मारो, यहाँ से पहला मिल गया तो देखो कहाँ से शुरू है, वो एग्जाम की कहानी है। पहले आप पूरा सीखो ऐसा क्यों बन रहा है। आगे देखिए सर क्या कहते हैं। सर कुछ ऐसे भी आते हैं, कुछ एक ही सेंटेंस को तोड़ देता है, तो कई बार ऐसा होता है कहानी होती है जिसको आगे पीछे लिख के वो लिख देते हैं, उस कहानी को रीअरेंज करना होता है। एक PQRS का ये भी तरीका है कि वो आपको ये भी कह देगा शुरू यहाँ से होगा, सेंटेंस नंबर 1, एस का मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 6, और बीच के जो 4 सेंटेंस है वो आगे पीछे कर दिए। तो शुरू तो उसने बता दिया कहाँ से होगा। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। अब इसमें क्रोनोलॉजी देखी जाती है बेटा। क्रोनोलॉजी का मतलब समय के साथ होने वाली एक्टिविटी को देखते हैं, कौन सी घटना कब घटी होगी, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। अब देखो, देन हिज आइज रेस्टेड विद कोल्ड मैलिस ऑन द डॉग। आगे देखो, द कंडक्टर केम इन एंड टुक द फेयर्स, फेयर मतलब किराया। अ वुमन एंड अ मैन गॉट इन टुगेदर। गॉट इन का मतलब चढ़ना होता है बेटा, गेट इन का मतलब, गेट डाउन का मतलब उतरना, और गेट इन का मतलब चढ़ना। टुगेदर चढ़े। द यंग वुमन वॉज कैरिंग अ पेट डॉग, वो अपने साथ एक पालतू कुत्ता लेके बैठी थी। तो कितना आसान है सर। देखो पहले बस रुकी, द बस स्टॉप्ड, फिर वो चढ़े। सर एवरीबडी यस है नो, तो उसका मतलब देखो क्या हुआ कि जब वो चढ़े तो हमें क्या कहना चाहिए, पहले तो ये आएगा ना बेटा, क्रोनोलॉजी तो ये करी। अच्छा देखो, पहले वो चढ़े, हाँ या ना, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सीट ली होगी, भाई चढ़ के तो अपनी सीट लेंगे। सीट लेने के बाद क्या करेंगे? अच्छा सीट लेने के बाद देखो क्या होगा, वहां पे एक और बात बताई कि जो यंग वुमन थी उसके साथ क्या था, उसका पेट था। ये मैंने यहां पे क्यों रखा, क्योंकि ध्यान से देखो फिर क्या कह रहा है, कंडक्टर आया और उसकी नजरें उस कुत्ते पे भी गई। तो ये दो सेंटेंस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
देखो ना, द कंडक्टर केम इन एंड टुक द फेयर्स, उसने किराया लिया, उसके तुरंत बाद किराया लेते क्या हुआ कि हिज आईज रेस्टेड विद कॉल्ड मैलिस, मतलब बड़ी कहते यार बताओ कमाल है, मैलिस ऑन द डॉग। तो आपको ये चीज समझनी थी कि भाई कौन किससे जुड़ा है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी सीट ली, हाँ जो यंग विमन थी उसके साथ उसका डॉग भी था। तो अब मेरे हिसाब से कौन सा बनना चाहिए बताओ? हाँ दे रखा, यही सीक्वेंस है, तो यही है इसका आंसर। आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बस ये झूठ भी आप अच्छा बोले तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरे अंदर फीलिंग जमी रहती, हाँ ठीक है आ रहा है बच्चों को। आई हैव स्टिल टू मीट अ पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद दिस जॉब, विद दिस जॉब। सर बड़े ध्यान से देखो, कह रहा मेरे आज भी एक ऐसे व्यक्ति से मिलना बाकी है जो अपने काम से संतुष्ट हो। ये बात सच है सर, हम हमेशा उस काम से तब संतुष्ट होते जो वो हमारे पास होता नहीं, या तो अभी मिला नहीं या फिर जिसको हम छोड़ चुके हैं। स्कूल लाइफ तब अच्छी लगी जब चली गई, जब तक थी तो पता नहीं सोचते थे ये वर्दी कब अपने शरीर पे से उतरेगी और मैं अपनी चॉइस के कपड़े पहनूंगा। फिर कॉलेज लाइफ ले, यार कॉलेज लाइफ में मज़ा नहीं, स्कूल लाइफ में जो था। फिर कॉलेज निकल गया, यार क्या कॉलेज लाइफ हुआ करती थी यार, वाह ग्रेट। आदमी हमेशा उसी को पसंद करता जो उसके पास है नहीं, क्योंकि उसको पसंद करने के लिए उसको तो अपने आप को ढालना पड़ेगा, और ढालने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो हमें अच्छे नहीं लगते, ये अलग बात है। सर इस संडेज को सीखना तो एक बहुत बेसिक सी बात सीखो आप कभी क्रिकेट के एक मैच को देखना, तो क्रिकेट के मैच में कुछ वो प्लेयर्स भी होते हैं जो आउट होके चले गए, फिर वो 2 प्लेयर भी होते हैं जो खड़े खेल रहे हैं, और फिर वो बाकी के बचे भी होते हैं जो अभी आएंगे, और जो प्लेयर अभी आएंगे जिनकी बैटिंग आई नहीं, तो वहां लिखा आता है येट टू बैट। कभी देखा आपने? तो उन सभी प्लेयर्स के नाम आ जाते हैं और वहां पे क्या लिखा होता है? येट टू लिखा होता है, येट टू। कहते हैं कि किसी भी काम से पहले लगा येट टू, ये दिखाता है कि वो काम होना भी बाकी है, और जब कोई भी काम होना भी बाकी है तो उसे इंग्लिश में हम येट टू से कहते हैं। तो देखो क्या कहता है, आई हैव स्टिल टू मीट अ पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। इसका मतलब अभी तक ये व्यक्ति ऐसे आदमी से मिला ही नहीं जो अपनी जॉब से संतुष्ट हो, तो इसका मतलब इसका मिलना भी बाकी है, और जो काम होना भी बाकी है तो उसमें क्या बढ़ाता है? येट टू, ये येट टू है। सब मैं जब बैच को शुरू करता हूँ तो पहले दिन ही बच्चों को स्टिल का मतलब बता देता हूँ। स्टिल का मतलब क्या होता है? जैसे आप सुबह 8 बजे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सुबह 8 बजे आ गए थे और 8 बजे से लगातार क्लास ले रहे हैं, तो वो 8 बजे भी बैठे थे, 9 भी बैठे थे, 9:30 भी बैठे थे, 11 भी बैठे थे, 12 भी बैठे थे, और अभी भी बैठे ही हैं, तो एज इट इज वो काम चल रहा है। येट बेटा वो येट होता है जो काम अभी तक हुआ नहीं है, आई हैव नॉट टोल्ड इट येट। ये येट टू का मतलब होता है कि जो काम होना भी बाकी है, तो उसमें येट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्टिल तो वो होता है जो काम अभी भी चल रहा है। मैंने कहा तो अभी भी यहीं खड़ा, यू आर स्टिल स्टैंडिंग हियर, तो स्टिल तो वहां आता है। तो यहां पे तो उस व्यक्ति का मिलना भी बाकी है, मुलाकात हुई नहीं, तो फिर स्टिल कैसे लग गया? स्टिल तो तब होता है ना, पहले भी तब भी। चलो आगे बढ़ते हैं, येट टू इसका आंसर था, तो राइट आंसर वुड बी बी। आगे देखते हैं सर। गाइस हैव यू गॉट इट और नॉट? क्या यहां पर ये लिखा है? कहीं पे लिखा था ये ढूंढ रही है? नहीं, आप इस बात को आप हंसी में ले रहे हैं, 2-4 बच्चे आप 2-4 से हंसी में ले रहे हैं, पर मैं इस बच्चे की एक बात समझ पा रहा हूं, आप नहीं समझ पाए वो बात। मेरी जगह खड़े होते तो शायद समझ में आ जाती। ये बच्चा क्या करे, इसका सेकंड मीनिंग जो इसका मतलब इसके अंदर की फीलिंग समझ रहा है, इसका मतलब अभी भी तलाश है, पर क्या इसमें कहीं पे लिखा तलाश लिखना? जैसी मेरी वर्ब होगी वैसे तो लिखूंगा। तो उसने तलाश करने को कहता, तो मैं कहता कि आई एम स्टिल सर्चिंग, फिर लगा था मैं स्टिल, पर मेरी वर्ब थी मीट, जो कि अभी हुआ नहीं। तो बेटा कभी भी वहां पर वो मीनिंग नहीं समझना जो उसने कहा नहीं, जो कहा उस लहजे को देखना कि लहजा तरीका ठीक था। जब मैंने एरर करवानी, सोल्व करानी शुरू करी, तो मैंने क्या बोला कि देखिए जरा चेक करते हैं कि किसी बात को कहने का जो ढंग था, क्या उसने ढंग सही अपनाया? अगर उसके तरीके में कमी रही तो एरर है। मैं तो तरीके पे बात कर रहा हूं। आ जाओ आगे। आगे देखिए क्या कहता है, शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क। कहते हैं
जब हम किसी एक काम से दूसरे काम को जोड़ते हैं तो टू से जोड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल में समझाऊंगा। यू या ऐसे लेते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन। आप देख पा रहे होंगे सर, यहां पर एक काम दूसरे के लिए, जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठने के लिए, पर कई बार हम क्या करते हैं, इस बात को मना कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये काम ना करें, तो ध्यान रखना बेटा, टू के बाद आने वाले काम को लेके कभी भी मना करना है तो टू से पहले नॉट लगा देना। जैसे मैंने कहा आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू, तो टू के बाद आने वाले काम को लेके कभी भी मना करना पड़े तो टू से पहले नॉट ले आए आप। जैसे आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू सिट डाउन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना बैठें, तो एक काम से काम जुड़ा तो टू लगेगा, पहली बात तो ये थी। और टू के बाद वाले काम को मना करें तो टू से पहले नॉट लगेगा। मुझे दोनों बातें पता थी, तो कितना सरल हुआ मेरे लिए इसका आंसर ढूंढना। क्योंकि सेंटेंस में देखिए क्या कहते हैं, शी टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने कहा क्या करने के लिए, स्टॉप, ना, बंद ना करने के लिए क्या सर उसने, तो काम से काम जुड़ा था तो टू तो लगना था, और इस काम को लेके मना करी कि रोकना नहीं है तो नॉट भी लगना था। सब पूरी स्टेटमेंट ठीक थी, मैं तो उसका ऑप्शन भी नहीं ढूंढता, पर आपका मन है तो फिर भी देख लो। नॉट स्टॉपिंग, वर्ब से वर्ब जुड़ेगी तो टू चाहिए था, नॉट स्टॉपिंग। ये देखो डोंट स्टॉप, कहाँ से आ गया, ऑप्शन सी नहीं है, एक ही इसका आंसर है, दैट्स टी। धन्यवाद। बेटा डोंट, सी सर द बॉय इज आस्किंग दैट व्हाई कांट वी यूज डोंट हियर। देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड इट सर। व्हेन वी पुट डोंट, it is put only in two conditions. The very first one, if the action is not the part of your routine, if the action is not the part of your routine, जैसे मेरे जीवन के रूटीन का एक काम हिस्सा नहीं है चाय पीना, मैं इस काम को नहीं करता, मैं चाय नहीं पीता, तो how would I say this? I don't take tea. तो यहाँ don't कब लगा, जब मैं इस काम को कह रहा हूँ कि इस काम को मैं नहीं करता तो don't लगा दिया। पहला पॉइंट है ये। दूसरा, डोंट कब लगता है, when you are having a word with a person, जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और बात करते करते आप उस व्यक्ति को कोई काम करने से रोकते हैं। जैसे मैंने कहा चिल्ला मत, डोंट शाउट। पर ध्यान से देखो, जब आप डोंट से बात कहते हो तो केवल एक ही बात कहते हो, डोंट शाउट। इसके पहले और उसके बाद आप कुछ नहीं लिखते। डोंट शाउट, आपने सीधा कह दिया चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। पर ध्यान से देखो आप बेटा, जिस सेंटेंस में आप सोल्व कर रहे थे उस सेंटेंस में आपने देखा हो तो पहले कहा कि शी टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को कहा, तो अब इसमें क्या कहा वो लिखेंगे, और जब हम वर्ब से वर्ब जोड़ेंगे तो फिर टू लगाना पड़ रहा है, इस वजह से। चलो आगे, थैंक यू सर। कितना सरल है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। मैं कितनी बार एक बात कहता हूं कि एक बी की वर्ब होती है जिसका सेकंड फॉर्म वोज और वर होता है और जिसका थर्ड फॉर्म बीन होता है। मेरे कहने से एक बार सुनो ना बेटा, बी इज एम आर वोज वर बीन, ज़्यादा नहीं बच्चे, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, सुनो बड़े ध्यान से। बी की वर्ब है तो बी को बी इज एम आर वोज वर कहते हैं और बीन भी कहते हैं। तो बी की वर्ब की एक बहुत बड़ी विशेषता है सर, वो विशेषता देखो क्या है कि आप बी का बीन कब करोगे। कहते हैं हर वो स्टेटमेंट जो बी की मदद से लिखी जाती हो, उस स्टेटमेंट में अगर हम टाइम पीरियड डाल दें, टाइम पीरियड का मतलब देखो क्या है। आज मैंने आपसे 12:30 बजे मॉक टेस्ट को डिस्कस किया, ये वो टाइम है, पर मैंने 1 घंटा आपसे मॉक टेस्ट डिस्कस किया, ये टाइम पीरियड है। आप यहाँ पे सुबह 8 बजे आए, ये टाइम है आपका, और आप यहाँ पे 6 घंटे आए, 6 घंटे आपने यहाँ पे पढ़ाई की, ये टाइम पीरियड है। और जब हम टाइम पीरियड को दिखाते हैं तो 4 आता है। सेम इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही था। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे गांव में बारिश नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में पिछले 6 महीने से बारिश नहीं है। तो यानी कि 6 महीने से लेके अब तक की कहानी है। तो आज भी बारिश नहीं है और 6 महीने से नहीं है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो चीज़ पहले से लेके अब तक है उसमें हैव बीन हैज़ बीन आता है, तो राइट आंसर वुड बी ए, देयर हैज़ बीन नो रेन इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। सर नहीं समझ में आया? एवरीबडी यस नो? बहुत सारे बच्चे तो सोचते हैं इतना काफ़ी है, छोड़ दो बस, ये पूरा सुनना है। तो फिर यार मेरा फीलिंग रहना चाहिए। अब रियली मुझे बहुत अर्जेंट फाइल तैयार करके देनी है,
और मैं वाकई में बहुत लेट हो रहा हूँ उसके लिए। पर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने थोड़ी ना आया बेटा कि मुझे टेस्ट का आंसर बता के भेजना। वो तो मैं सीधा कह देता, लिखो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। डिड आई डू लाइक दैट? नो, आई डिडंट, बिकॉज आई रियली वांटेड यू टू लर्न समथिंग। बेटा सुनो बड़े ध्यान से। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि इसमें लास्ट है तो लास्ट होने की वजह से पास्ट है, तो कुछ इसमें वोज लगा गए, कुछ इसमें हेड लगा गए होंगे, तो उनको लास्ट देखा। पर आपने ये नहीं देखा कि लास्ट किसके लिए लगा। यहाँ पे लास्ट पर लगा 6 मंथ्स के लिए। और ध्यान से देखना, जब किसी भी समय के साथ लास्ट लगाओ तो ये बताने के लिए लिखा होता है कि वो समय अब नहीं रहा। ये 6 महीने तो कम से कम अब नहीं रहे। पर हाँ, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 6 महीनों में बारिश नहीं थी? नहीं, पिछले 6, ये पिछला वर्ड बोला मैंने, पिछले मतलब जो बीत चुके हैं, इन पिछले 6 महीने से बारिश नहीं है। कैसे पता चला था मुझे आज भी बारिश नहीं? क्योंकि सेंटेंस में क्या लगा था? इज। इसने खुद कह दिया था बारिश तो अभी भी नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट ऐसे देता वॉज, तो यहां पे दे देता इज, फिर मैं समझ पाता कि पिछले 6 महीने से हमारे गांव में बारिश नहीं थी। तो मैंने कहा था आपका स्टेटमेंट आपको खुद बताएगा कि समय कौन सा है। अगर यहां वॉज लिखा होता तो बारिश नहीं थी, और इज लिखा तो बारिश नहीं है। और टाइम पीरियड होने की वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे हैज बीन लेके अपने आंसर को बना दिया। क्या मैं आपके यस और नो की उम्मीद कर लूँ आपसे? कितने अच्छे हैं आप सब बेटा। फिर हेड भी ना जाता है ना। चलो सर, कोई भी चीज़ अगर मान लो, एक बहुत बेसिक सी बात है कि जब भी हम किसी सामने वाले व्यक्ति को हैव की मदद से ये दिखाने की कोशिश करें कि पास है। सब पास होना हैव भी होता है, पास होना पोजेस भी होता है, पास होना ओन भी होता है। इन सब का मतलब पास होना होता है। अगर मेरे पास ये मार्कर है, सब प्लीज सुनो, तो एक ही लाइन बोलूँगा। अगर मेरे पास ये मार्कर है या मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, तो ऐसा नहीं कि अभी है अगले पल नहीं होगा। अगर वो है तो फिर है, उसमें हम चलता हुआ नहीं दिखाते। चलता होने से मतलब क्या है कि किसी भी काम के साथ लगा आईएनजी ये दिखाता है कि काम चल रहा है। तो बोर्ड आ रहा है, बोर्ड जा रहा है, ऐसा कहाँ कह रहा हूँ। बोर्ड है तो है। मेरे 2 बेटे हैं, मैं हमेशा यही बोलूँगा, हाँ या ना। तो कोई भी चीज़ कहते हैं कि जब हमारे पोजीशन में होती है तो उसमें हम काम को चलता हुआ नहीं दिखाते। ये सभी वर्ड पोजीशन कहते हैं, सब में आईएनजी लगाता तो ना मेरा आंसर ए था, ना मेरा आंसर सी था, ना मेरा आंसर ऊपर वाला था। तो नो इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं बचा। बच्चा हैव की जो 5th फॉर्म होती है बेटा, कहते हैं हैव में एस लगाओगे तो बदल कर हैज हो जाएगा। बात नेबर की है, पड़ोसी की है, तो पड़ोसी एक है तो हैज लगा दिया मैंने, तो माय नेबर हैज, और मेरा वाक्य ठीक है। बेटा इसे दोनों वर्ड से बोलते हैं, इन या ऑन, दोनों वर्ड से बोलते हैं। कभी भी गलती मत कराना पेपर में कि सर ये तो इन लगा है। मैं कहता हूं इन है तो ऑन भी ठीक है। आपने हिंदी में ये वर्ड भी सुना है, 7वें आसमान पर होना। कहते आज तो बड़ा 7वें आसमान पे वो। 7वें आसमान से मेरा मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होना। जब कोई व्यक्ति, जी बेटा बिल्कुल, इसी को आप हेवन की जगह अगर क्लाउड लगा देते तो फिर यहां पर ये वर्ड ऐसे लिखा जाता ऑन, फिर उसे बोलते ऑन क्लाउड 9। आप ना भी पूछते तो मैं अगला वो बताता आपको। बी इन 7th हेवन या फिर बी ऑन 7th हेवन, इसका मतलब है 7वें आसमान पर होना। इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। कई बार इसी बात को ऐसे भी बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। 9 माने गिनती का 9वां। जरूरी नहीं कि हिंदी ने जैसा बोला है कि अजीत इंग्लिश भी ऐसे ही बोले, दोनों भाषाएं अलग हैं बेटा, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसे बी इन 7th हेवन, इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पढ़ने मात्र से क्लियर था तो मुझे पता चला कि इसका आंसर ए है, क्योंकि शायद नीचे तो मीनिंग एक ही जगह है। आगे देखिए, कहते हैं डॉग डेज। आपने अपने जीवन, इसे प्रैक्टिकली देखो सर ये वर्ड कहाँ से निकला है। अभी देखना है गर्मी आ गई। अब गर्मियों में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ना इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो जाएंगी कि कुत्ते जो हैं वो हाफना शुरू कर देंगे। मतलब उनसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। कई बार ऐसी ही गर्मी आती है जिसमें मतलब बहुत कड़ी गर्मी है,
जो बर्दाश्त ना होती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत गर्मी होना, तो उसे इंग्लिश में बोलते डॉग डेज। जैसे बोला दीज आर डॉग डेज, दीज आर डॉग डेज का मतलब क्या, आजकल बहुत गर्मी है यार। एवरीबडी यस है ना। तो अब इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या आता है, द हॉटेस्ट डेज, सबसे गर्म दिन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डॉग डेज। कौन कहता है, वो डॉग, वो कैट एंड डॉग लाइफ होती है, कलहपूर्ण जीवन। सब मैं अगले वर्ड की तरफ चलता हूं और मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, ये लास्ट के 2 वर्ड है, इसको समझना। पैसेज बहुत आसान है और मेरे पास समय की भी बहुत कमी है, माफ़ी चाहूँगा, उसका आंसर बता के मैं छोड़ दूंगा, पर आसान था, आप देखते ही समझ जाओगे इसका आंसर क्या थे। द पुलिस कुड नॉट एस्टेब्लिश हाउ द एक्सीडेंट, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना भी होता है और पता लगाना भी होता है। द पुलिस कुड नॉट एस्टेब्लिश हाउ द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ। अब देखो इसमें से कम ऑफ, कम ऑन, कम आउट और कम अबाउट। अगर कोई भी घटना किसी जगह पर घटी है तो उसे कम अबाउट कहते हैं। आप इसे जरूर लिख लेना बेटा कि किसी भी जगह पर किसी घटना का घटना उसे कम अबाउट कहते हैं। फास्ट करें बेटा। बुधवार से बोलो बेटा। कम अबाउट का मतलब किसी भी घटना का कहीं पर घटित होना, कुछ भी घटित होता है उसे कम अबाउट कहते हैं। चलो मैं आगे। कम ऑफ का मतलब किसी भी चीज का कामयाब होना, जैसे माई प्लान केम ऑफ, इसका मतलब मेरी योजना सफल रही। किसी भी चीज का सफल हो जाना कम ऑफ होता है, टू सक्सीड। सर कम ऑन का मतलब किसी भी को या तो प्रोत्साहित करते हैं, जब हम किसी का उत्साह बढ़ाते हैं, कई बार कहते हैं कम ऑन यू कैन डू इट, इसका मतलब क्या है, शाबाश। किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए भी कम ऑन आता है, या फिर किसी भी चीज़ के विकसित होने के लिए भी कम ऑन आता है। कोई चीज़ जब डेवलप होती है तो वो भी कम ऑन करती है। कम आउट का मतलब किसी एरिया से बाहर आना होता है, कम आउट, बाहर आ जा, ये इसके मतलब है सर। क्या मैं उम्मीद करूं सबको समझ में आए? तो बताओ, किसी भी चीज़ का घटित होना, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना कहीं पे घटी, कम अबाउट। कोई चीज़ सफल रही, कम ऑफ। और किसी भी चीज़ का ना या फिर उसका विकसित होना और बाहर आना, कम आउट। सर आप यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आई डैश माई ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 वर्ष के बाद मेरे फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई। इस सेंटेंस को पढ़कर ये तो पता चला है कि मुलाकात तो हो गई है, नहीं है से मुलाकात तो उसमें हो गई, ठीक है। अगर मुलाकात हो गई तो घटना पास्ट में चलेगी, तो पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आती है, तो ये इसके दोनों आंसर हो नहीं सकते। अब बचा रन। एक्चुअली में रन का मतलब दौड़ना होता है, और BUMP बम्प का मतलब टकराना होता है। आमतौर पर कहा जाता है आम शब्दों में कि अगर रन के साथ इनटू और बम्प के साथ इनटू लग जाए तो इसका मतलब अचानक से किसी से मुलाकात होना होता है, मीट बाय चांस जिसे आप कहते हैं। जब आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से अचानक से हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप एक वर्ड लगाएंगे रन इनटू या फिर बम्प इनटू। मैं मार्केट गया, मेरा दोस्त अपने काम से मार्केट आया था, तो मेरी उससे वहाँ पे जो मुलाकात हुई है वो अचानक से हुई है, प्लान्ड नहीं थी कि आज हम मार्केट में मिलेंगे। तो ये अचानक से होने वाली मुलाकात है। ऐसी स्थिति में आप एक वर्ड लगाएंगे सर रन इनटू या फिर बम्प इनटू। सर रन ऑन, रन ऑन एक वर्ड होता है वैसे। रन ऑन का मतलब होता है बिना रुकावट के कोई चीज़ चलती रहती है। जब लगातार कोई चीज़ चल रही है तो उसे रन ऑन कहते हैं। रन ऑन का मतलब बिना रुके कोई चीज़ चल रही है, कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग इज कॉल्ड रन ऑन। रन इन कोई वर्ड नहीं होता, रन इन कोई शब्द नहीं होता, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं आपको। सर एक बार मॉक टेस्ट में आप इसका मतलब पैसेज का आप एक बार आंसर की लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलूं जी। पहले वाले का मतलब PQ उससे पैसेज का पहले का डी, फर्स्ट डी फॉर डॉग, डी बेटा डी फॉर डॉग तक कह दिया मैंने तो। सेकंड फिर दोबारा से डी फॉर डॉग, थर्ड A फॉर एप्पल, फोर्थ B फॉर बॉल और फिफ्थ D फॉर डॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सभी को मंडे को मिलेंगे सर, धन्यवाद। सर फिफ्थ है D फॉर डॉग।